नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेह क्लासेस पर। दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने प्राचीन इतिहास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में वैदिक सभ्यता, उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद आज जो हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक जिस वंश से संबंधित है वो वंश प्राचीन जो काल है उस समय का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वंश था। इस वंश की बात करें तो दोस्तों, इस वंश ने हमारे जो भारतीय जो परंपरा है, जो भारतीय जो राजनीतिक जो सिस्टम था उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया था। इसी वंश की बदौलत भारत के अंदर जो सत्ता थी उसका केंद्रीकरण हुआ था, क्योंकि सत्ता जो बिखरी पड़ी थी छोटे छोटे जनपदों के अंदर उसको एक जगह पर इकट्ठा किया था और उसका केंद्रीकरण किया था। उसी वंश से संबंधित आज अपने टॉपिक शुरू करने जा रही हैं। और वो वंश कौन सा है? वो वंश है प्राचीन काल का सबसे महान और महत्वपूर्ण वंश मौर्य वंश। ठीक है, उसके बारे में अपने आज शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आज की क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे मौर्य वंश से संबंधित वो महत्वपूर्ण तथ्य, वो सामग्री जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पढ़ने जा रहे हैं मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। तो आज का अपना टॉपिक कौन सा है? आज का है मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे वो स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जिसके अंदर अपने सबसे पहले इसी कड़ी के अंदर सबसे पहले बात करें तो नाम आता है साहित्य का। ब्राह्मण साहित्य। दोस्तों, साहित्य एक ऐसा एक पहलू होता है जिससे हमें किसी भी वंश, परंपरा, राजनीति और किसी भी समय काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस कड़ी के अंदर बात करें कि जो महत्वपूर्ण कौन कौन सा साहित्य है तो उसके अंदर सबसे पहले नाम आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौन सा है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और मौर्य साम्राज्य को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, उसके प्रशासन के बारे में समझने के लिए, राजनीतिक, कूटनीतिक इन नीतियों के बारे में समझने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र। किसका? कौटिल्य का। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी। ठीक है, विष्णु पुराण, सोमदेव का कथा सरित सागर। उसके अलावा विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण ब्राह्मण साहित्य है जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो दोस्तों नाम है मुद्रा राक्षस, ये इसके बारे में अगर बात करें तो इस वंश जो मौर्य वंश है इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त ने। ठीक है, इसके संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। कैसे संस्थापक बना इसका, कैसे स्थापना की? तो इसने स्थापना की चाणक्य की सहायता से। ठीक है, चाणक्य इन दोनों ने मिलकर गणानंद जो शासक था इस वंश का, ये शासक था नंद वंश का। ठीक है, इसको पराजित किया। शुरुआती हमलों के अंदर ये पराजित नहीं कर पाए क्योंकि इसका एक मंत्री था या इसको कहें अमात्य था जिसका नाम था राक्षस। इसकी तेज बुद्धि, इसकी कूटनीतिक चालों, इसकी रक्षा युक्तियों
के कारण ये इनको पराजित नहीं कर पाए। लेकिन ये जो मुद्रा राक्षस है इसके अंदर बताया गया है कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ मिलकर गणानंद के मंत्रियों को खरीद लिया, जिसमें एक इसका मंत्री कौन सा था, राक्षस, इनको मुद्राओं में खरीद लिया। ठीक है, मुद्राओं के द्वारा खरीद लिया और इसी पर यह ग्रंथ लिखा गया है, कौन सा, मुद्रा राक्षस। तो इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है मुद्रा राक्षस में, कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से गणानंद के मंत्रियों को खरीद लिया और उसके अलावा चंद्रगुप्त का जो परिषद है उसके बारे में भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मुद्रा राक्षस से। ठीक है, तो इसके बारे में अपने विस्तार से तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में, किसके बारे में, यानी कि चंद्रगुप्त के बारे में और चाणक्य के बारे में, इनके बारे में आगे अपने विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी अपने इसके साहित्य के बारे में और इसके स्रोतों के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशल क्लास लगेगी चंद्रगुप्त के बारे में, किस प्रकार का उसका प्रारंभिक जीवन था, कौन से काल में, कौन से सन में उसने किस प्रकार से पराजित किया। ठीक है, तो सारा आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अपने करेंगे स्रोतों के बारे में। तो ये हो गया ब्राह्मण साहित्य। इसके बाद में आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंदर नाम आते हैं दीपवंश, महावंश, दिव्यावधान, महाबोधि वंश, दीर्घ निकाय। ये कुछ ग्रंथ हैं किस से संबंधित, बौद्ध साहित्य से संबंधित। इससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद बात आती है जैन साहित्य की। कौन सा साहित्य है, जैन साहित्य। इसके भी ग्रंथ हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है, जिसके अंदर अगर बात करें मुख्य रूप से तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र। कौन सा है, भद्रबाहु का कल्प सूत्र, और उसके अलावा हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, ये जैन साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तो था ब्राह्मण साहित्य। इसके बाद बात आती है विदेशी विवरण की। विदेशी विवरण का मतलब है कि जो विदेश के जो साहित्यकार या इतिहासकार जिन्होंने भारत के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा, उनके ग्रंथ, किताबें पढ़कर हमें पता चलता है मौर्य वंश के बारे में। उनमें से मुख्य रूप से कौन से हैं, तो नाम आता है प्लूटार्क, प्लिनी, स्ट्रैबो, कर्टियस, ठीक है। इस प्रकार से मुख्य कुछ नाम आते हैं। ये सारे यूनानी लेखक थे। कौन थे, यूनानी, और इन्हीं के द्वारा जो साहित्य है, जो ग्रंथ, जो किताबें लिखी गई, जिनसे हमें इसके बारे में जानकारी मिली। और एक जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज की इंडिका। अर्थशास्त्र के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है मैगस्थनीज की इंडिका, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इस इंडिका की बात करें तो ये मूल रूप में तो हमें उपलब्ध नहीं है, ठीक है, मूल रूप में ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो विदेशी जो साहित्यकार हैं उन्होंने इसके बारे में जो बातें लिखी हैं उनका संकलन करके हमें आज के समय में इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे ये जो इतिहासकार हैं, इन्होंने बार बार अपने इतिहास के अंदर लिखा कि जैसे इन्होंने शुरुआत इस प्रकार से करते थे कि मैगस्थनीज की इंडिका के अनुसार ये वाली बात, ठीक है। तो इससे क्या मतलब हो, इसका क्या मतलब है कि इनको मैगस्थनीज की जो इंडिका थी उसकी जानकारी थी, ठीक है।
तो ये था विदेशी विवरण। इसके बाद बात आती है पुरातत्व की। पुरातत्व के बारे में बात करें तो इसके अंदर नाम आता है, सबसे पहले बात करें जो महत्वपूर्ण जो योगदान है वो है अभिलेखों का, ठीक है। उसके बाद में सिक्के, ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेखों के अंदर बात करें तो 3 प्रकार के अभिलेख, जिसमें नंबर 1 गुहा अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, ठीक है, और एक आता है शिलालेख। इस प्रकार के अभिलेख हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ये महत्वपूर्ण स्रोत थे जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, और इनसे जो मुख्य हैं इनके अंदर उनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपनी शुरुआत करते हैं जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के अंदर, तो वो है हमारा अर्थशास्त्र। और किसके द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र? कौटिल्य के द्वारा। तो अपने क्या पढ़ेंगे? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी मिलती है, ठीक है, सेना व्यवस्था की जानकारी मिलती है, राजनीति की जानकारी मिलती है, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग भागों की हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अगर मुख्य रूप से बात करें तो ये वाला जो ग्रंथ है ये राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है। जैसे अर्थशास्त्र, इन शब्दों से हमें ये एहसास होता है कि ये अर्थ पर लिखा गया ग्रंथ है, अर्थ यानी धन पर। तो हमें ये महसूस होता है कि इसके अंदर धन से संबंधित, रुपए पैसे से, मुद्रा से संबंधित बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर किससे संबंधित बात हो रही है? मुख्य रूप से राजनीति शास्त्र पर, ठीक है, राजनीति पर। अगर बात करें कि जो भारतीय राजनीति है, तो भारतीय राजनीति का सबसे पहला लिखा जाने वाला ग्रंथ कौन सा है? पहला ग्रंथ वो है अर्थशास्त्र, ठीक है। और अगर विश्व की बात करें, विश्व का राजनीति पर लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है? और वो ग्रंथ है द प्रिंस। कौन सा है? द प्रिंस। अब ये किसने लिखा है? ये लिखा है मैकियावेली ने। किसने लिखा है? मैकियावेली ने। और इसीलिए इस कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। किसको? कौटिल्य को। क्यों? क्योंकि विश्व का जो प्रथम राजनीतिक का ग्रंथ है वो किसने लिखा है? मैकियावेली ने। कौन सा? द प्रिंस। और भारत का प्रथम राजनीति का ग्रंथ किसने लिखा है? वो है कौटिल्य। इसलिए इसकी तुलना की जाती है कौटिल्य की किसके साथ? मैकियावेली के साथ, और इसको कहा जाता है भारत का मैकियावेली। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है अरस्तु, महत्वपूर्ण है, बहुत ही फेमस जो दर्शन शास्त्री है, इसके साथ भी इसकी तुलना की जाती है। किसकी? कौटिल्य की। और अरस्तु का भी इस पर राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है जिसका नाम है द पॉलिटी। क्या नाम है? द पॉलिटी। किसने लिखा? अरस्तु ने, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो राजनीति पर लिखे गए। तो अगर विषय क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि अर्थशास्त्र का विषय क्या था, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अर्थशास्त्र का जो विषय था वो कौन सा था? राजनीति था, ठीक है। अब अगर बात करें कौटिल्य के बारे में, तो ये जो कौटिल्य है ये गणानंद जो था उसके दरबार में भी काम करता था, और उसके अलावा तक्षशिला जो शिक्षा का केंद्र था उस समय, वहाँ पर भी ये आचार्य के रूप में काम करता था, ठीक है। तो इसकी आगे जो किस प्रकार से ये चंद्रगुप्त के साथ जाकर मिलता है,
ठीक है, किस प्रकार से गणानंद जो है इसकी बेइज्जती करता है, अपमान करता है, और उस अपमान का बदला लेने के लिए ये चंद्रगुप्त के साथ जाकर मिलता है, रणनीति तैयार करता है और किस प्रकार से गणानंद को पराजित करता है। पराजित करने के बाद में वहाँ मौर्य वंश की स्थापना करता है। उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान किसका है वो है कौटिल्य का। ठीक है, तो इसके बारे में अपने विस्तार से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अपनी चर्चा करते हैं इसके अर्थशास्त्र के बारे में। कौटिल्य के अगर और नामों की बात करें तो सबसे इसका जो चर्चा में जो हमें नाम रहता है वो तो है इसका कौटिल्य या चाणक्य, लेकिन अगर मूल नाम की बात करें तो इसका मूल नाम था विष्णुगुप्त। ये क्या था इसका मूल नाम। उसके बाद में नाम आता है इसका चाणक्य। चाणक्य नाम क्यों था? क्योंकि इसके जो पिता थे उसका नाम था चाणक्य ऋषि। और दूसरा कारण क्या है कि ये चाणक्य जाति के अंदर इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम चाणक्य भी लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसका नाम आता है अजय। अजय क्यों है? क्योंकि जो कभी पराजित न हुआ हो, किसके अंदर? कूटनीति के अंदर, और ये कूटनीति का माहिर था, इसीलिए इसको कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कूटनीति के अंदर संपन्न था। ठीक है, तो इसलिए इसको कौटिल्य कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसका नाम आता है द्विशर्भ। द्विजशर्भ क्या नाम है? इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है श्रेष्ठ, या यूँ कहें कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। ठीक है, तो इसके लिए इसका नाम पड़ता है द्विशर्भ। ठीक है, ये थे इसके मुख्य जो नाम, जिन नामों से इसको जाना जाता है। अब अपने वापस बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र की अगर भाषा की बात करें तो इसकी भाषा कौन सी थी? इसकी भाषा थी संस्कृत। और शैली कौन सी थी? शैली थी इसकी गद्य और पद्य, दोनों शैलियाँ थी। गद्य और पद्य शैली के अंदर जो ग्रंथ लिखा गया हो, गद्य और पद्य की इकट्ठी शैली हो, तो उसको बोलते हैं चंपू शैली। ठीक है, तो भाषा कौन सी थी इसकी? भाषा थी संस्कृत। और शैली कौन सी थी? शैली थी गद्य और पद्य, यानी चंपू शैली। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी शैली के अंदर लिखा गया था। अगर वहाँ पर गद्य और पद्य दोनों नाम नहीं आते, चंपू शैली नाम आता है, तो वहाँ पर आप किसको सही करोगे? चंपू शैली को। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों कि इस ग्रंथ की, इस अर्थशास्त्र की खोज कैसे हुई। ठीक है, तो खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1905 के अंदर। एक ब्राह्मण का नाम आता है जिसका नाम है भट्ट स्वामी। ठीक है, क्या नाम है उसका? भट्ट स्वामी। ये कहाँ का था ये ब्राह्मण? ये था तंजौर का। इसने इस अर्थशास्त्र की पांडुलिपि यानी हस्तलिखित एक पांडुलिपि किसने? 1905 के अंदर भट्ट स्वामी ने, जो कि तंजौर का एक ब्राह्मण था, उसने एक इसकी पांडुलिपि प्रोफेसर श्याम शास्त्री को भेंट की। और ये श्याम शास्त्री कौन था? ये मद्रास के अंदर एक लाइब्रेरी या कह सकते हो पुस्तकालय था, उसका अध्यक्ष था। ठीक है, कौन? श्याम शास्त्री। श्याम शास्त्री को किसने भेंट की? भट्ट स्वामी ने। क्या भेंट की? एक पांडुलिपि। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी खोज हुई। आगे क्या बात करें इसके बारे में, तो भट्ट स्वामी ने क्या किया कि 1906 से लेकर 1909 तक, 1906 से 1909 के मध्य भट्ट स्वामी ने इसकी कुछ प्रतिलिपियां, उस पांडुलिपि की कुछ प्रतिलिपियां समाचार पत्रों के अंदर छपवा दी। कहाँ छपवाई? समाचार पत्रों में। कब? 1906 से लेकर 1909 के मध्य। और 1909 में पहली बार इसको संस्कृत में प्रकाशित करवाया गया।
किसमें? संस्कृत में प्रकाशित करवाया गया। और उसके बाद अगर बात करें तो 1915 में इसका अंग्रेजी अनुवाद करवाया गया। क्या करवाया गया? अंग्रेजी अनुवाद, और उसके साथ इसको प्रकाशित करवाया गया अंग्रेजी अनुवाद के साथ। संस्कृत में कब करवाया गया? 1909 में। और अंग्रेजी में कब करवाया गया या इंग्लिश में कब करवाया गया? 1915 में। और आगे बात करें तो 1924 तक इसके 4 संस्करण आ चुके थे इंग्लिश में। कितने संस्करण आ चुके थे? 4 संस्करण इंग्लिश के अंदर। और इसमें से भी अगर बात करें तो 1924 में जो चौथा संस्करण आया था वो सबसे मान्यता प्राप्त, या कह सकते हैं कि एक प्रमाणिक संस्करण था। कौन सा? चौथा। और कब आया था? 1924 में। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि इसका सबसे जो प्रमाणिक जो संस्करण माना जाता है अंग्रेजी अनुवादित, वो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1924 में। आगे अपने बात करते हैं इसके बारे में। हम पहले बात कर चुके हैं कि इसके अंदर जानकारी किसकी मिलती है? मौर्यकालीन प्रशासन की बात हो गई है, शासन की, ठीक है, नीतियों की, सेना की, आदि की जानकारी किससे मिलती है? अर्थशास्त्र से। और इसका विषय की भी बात कर चुके हैं अपने। इसका विषय कौन सा था? राजनीति शास्त्र, ठीक है। अब इन चीज़ों की जानकारी तो मिलती है, लेकिन अगर शासकों की बात करें कि उनके समय का जो ग्रंथ है, लेकिन उस समय के जो शासक हैं, कौन से? मौर्य शासक, इनके बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं मिलती है। मौर्य शासकों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। कौन सा? कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर मौर्यकालीन शासकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अगर बात करें चंद्रगुप्त की, बिंदुसार की, इनके बारे में कोई वर्णन, इनका नाम कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा 9 प्रकार के दासों की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? 9 प्रकार के दासों की जानकारी मिलती है। उसके बाद अकाल का भी उल्लेख हुआ है इसके अंदर। सेना के बारे में भी उल्लेख है। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें गुप्तचर व्यवस्था का भी उल्लेख है। गुप्तचर व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। उसके अलावा करों का उल्लेख भी मिलता है। करों का, कितने करों का? 21 प्रकार के करों का, 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। और बात करें कि कितना कर दिया जाता था, तो 1/6 कर, 1/6 कर दिया जाता था, जिसका उल्लेख है, करों का उल्लेख मिलता है। उसके अलावा कंटक शोधनीय, जो कंटक शोधनीय न्यायालय, कंटक शोधनीय न्यायालय, इसके बारे में भी हमें अर्थशास्त्र के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। उसके अलावा राजा को शासन चलाने में उसकी सहायता के लिए, परामर्श देने के लिए 18 तीर्थ करों और 26 अध्यक्षों का जिक्र भी आया है। कहाँ पर? इस अर्थशास्त्र के अंदर 18 तीर्थों का, तीर्थ एक प्रकार का पद था, तो 18 तीर्थों का और 26 अध्यक्षों का भी जिक्र किसके अंदर आया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर। तो इस प्रकार से हमें जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। उसके बाद में अगर बात करें इसके भागों की कि कितने भाग हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसके अधिकरण की, अधिकरण कह सकते हैं, या अपने इसको अध्याय कह सकते हैं, या अपने इसको भाग कह सकते हैं। तो इस प्रकार के कितने अधिकरण हैं? इसके हैं 15, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें इसके उपभाग की, या उप अध्याय की, या कह सकते हो इसको प्राधिकरण की, प्रसंग की, प्राधिकरण, प्रसंग,
उपाध्याय, ठीक है, इनकी बात करें तो आते हैं लगभग 180। 15 तो इसके क्या हैं, अध्याय हैं, और उपाध्याय कितने हैं, 180। इसके बाद में बात आती है श्लोकों की, तो श्लोक कितने हैं इसके अंदर, श्लोक हैं इसके अंदर 6000। तो ये मुख्य रूप से इसके भाग हैं 15 भाग, उपभाग कितने 180 और श्लोक कितने हैं 6000। इनमें से कोई भी आ सकता है शब्द, अधिकरण पूछे तो, अध्याय पूछे तो, भाग पूछे तो कितने हैं 15। उपभाग, प्राधिकरण, प्रसंग, उपाध्याय पूछे तो कितने हैं 180 और श्लोक पूछे तो इसके अंदर कितने हैं 6000। अब इनमें से भी अगर बात करें इसके अंदर जो मुख्य है, जो अधिकरण या अध्याय है, उसके अंदर नंबर 1 पहला जो अध्याय है जिसका नाम है विन्याधिकरण। पहला कौन सा है, विन्याधिकरण। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है कि राजा को किस प्रकार से सुव्यवस्थित रूप से शासन संचालन, सुव्यवस्थित तरीके से शासन को संचालन करने के तरीके कहाँ बताए गए हैं, विन्याधिकरण के अंदर, जो पहला इसका अध्याय है। उसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है इसका 6 नंबर का अध्याय। कौन सा है, 6 नंबर का अध्याय। और 6 नंबर का जो अध्याय है उसका नाम क्या है, इसका नाम है मंडल योनि। ये थोड़ा ध्यान से सुनना, ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है, इसके अंदर से क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांस रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जिसका जिक्र है वो है सप्तांग सिद्धांत, और सप्तांग सिद्धांत से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा एक बात और भी लिखी गई है इसके अंदर कि शत्रु हमारा क्या होगा, मित्र। तो ये बात कहाँ पर लिखी गई है, मंडल योनि में। इसके अंदर अर्थशास्त्र का जो 6वां अध्याय है मंडल योनि, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि शत्रु का शत्रु हमारा मित्र है। उसके आगे बात करें तो यहाँ पर क्या, किसके बारे में वर्णन आया है, सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत की अगर बात करें तो सप्तांग यानी सप्त प्लस अंग, मतलब 7 अंग। इन 7 अंगों का जिक्र कहाँ पर आया है, मंडल योनि के अंदर। मंडल योनि कौन से अध्याय है, 6ठा अध्याय, किसका, अर्थशास्त्र का, ठीक है। सप्तंग 7 अंग, 7 अंग कौन कौन से हैं जिसके बारे में कौटिल्य ने बताया है। तो दोस्तों इसको अपने इस प्रकार से समझेंगे कि सबसे जो महत्वपूर्ण, जो पहला जो है वो कौन सा है, राजा। सबसे पहला अंग कौन सा है, राजा। अब राजा है तो भाई राजा कहीं किसी क्षेत्र का ही होगा ना, किसी एरिया का होगा। तो कह सकते हैं कि दूसरा अध्याय, दूसरा जो अंग है वो कौन सा है, राष्ट्र। राष्ट्र कह सकते हैं, यहाँ अपने इसको कह सकते हैं जनपद। किसका, राजा किसका होगा, राजा राष्ट्र या जनपद का। 2 पॉइंट। अब जनपद का होगा, ठीक है, तो वहाँ पर अब ये तो है नहीं कि सिर्फ भूमि और भूमि के अंदर एक राजा है, ठीक है, लेकिन जो राजा है तो उसके पास फिर जनता भी होगी, ठीक है, और राजा खुद रहता भी होगा। तो कहाँ रहता होगा, तो जो राजा लोग थे वो ज़्यादातर कहाँ रहते थे, वो दुर्गों के अंदर रहते थे, ठीक है। तो तीसरा हमारा पॉइंट कौन सा है, दुर्ग, ठीक है। अब सारी चीज़ें होगी, जनपद होगा, जनपद के अंदर जनता होगी, राजा हो गया, उसके पास दुर्ग भी है, तो अब उसकी रक्षा करने के लिए भी कोई चीज़ होगी, तो उसकी रक्षा करने के लिए इसको किसकी ज़रूरत होगी, शक्ति, बल की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी, बल की, ठीक है। बल कह सकते हैं, यहाँ अपने इसको कह सकते हैं सेना। तो चौथा पॉइंट, चौथा अंग का क्या हो गया इसका, सेना, ठीक है। अब सेना है तो सेना को भाई तनख्वाह भी तो देनी पड़ेगी, पैसा भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या जरूरी होगा, धन। धन यानी कोष जरूरी होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी होगा, कोष। अब ऐसा तो है नहीं कि राजा के सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन होते हैं, राजा का कोई दोस्त नहीं होता, दोस्त भी होना जरूरी है, मित्र भी होना जरूरी है। तो इसलिए अगला जो अंग होगा वो कौन सा होगा, मित्र, ठीक है। तो 6 नंबर अंग कौन सा है इसका, 6 नंबर अंग है इसका मित्र, ठीक है। और एक चीज़ इसमें रह गई है जो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि राजा सारे जो निर्णय हैं वो स्वयं अपने विवेक से तो ले नहीं सकता, ले तो सकता है, उसके पास अधिकार तो है, लेकिन वो ये भी तो चाहेगा ना कि उसकी मदद करने के लिए हो। तो मदद करने के लिए किन को रखेगा, वो मदद करने के लिए रखेगा अपने मंत्रियों को,
ठीक है। तो अगला जो अंग होगा इसका वो कौन सा होगा? मंत्री, मंत्री या अमात्य। तो ये इस प्रकार से इसके 7 अंग होंगे। नंबर 1 राजा, नंबर 2 राष्ट्र, नंबर 3 दुर्ग, नंबर 4 बल या सेना, नंबर 5 कोष या धन, और नंबर 6 क्या होगा? मित्र, और नंबर 7 क्या है इसका? मंत्री या अमात्य। ये 7 महत्वपूर्ण अंग हैं जिनको सप्तांग बोला गया है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके सप्तांग। इसके बाद दोस्तों आगे अगर अपने बात करें, जो इसकी मुख्य बातें थी वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मैंने पिछली क्लासों में भी आपसे बात की थी कि आजकल जो पेपर आते हैं उसके अंदर वैसे का वैसे कुछ ना सेंटेंस उठाकर दे दिए जाते हैं, और पूछा जाता है कि ये सेंटेंस कौन सी बुक में है या किसके द्वारा बोले गए हैं, किसके द्वारा कहा गया है। तो उस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं ना, कई बुक्स में आपने देखा होगा ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिखा हुआ होता है, वो किसी के द्वारा बोला हुआ होता है। ठीक है, तो उस प्रकार के सेंटेंस हमें याद करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से सीधे का सीधा क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद इसमें अगर अपने मुख्य बात करें अर्थशास्त्र के अंदर जो सेंटेंस है, तो उसके अंदर सबसे पहले की बात करें तो उसमें लिखा है कि प्रजा के सुख में, एक सेंटेंस आता है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है। क्या है? प्रजा के सुख में राजा का सुख है, और प्रजा की भलाई, प्रजा की भलाई में उसकी भलाई है। उसकी किसकी? राजा की। प्रजा की भलाई में उसकी भलाई है। राजा के लिए वो हितकर नहीं है जो राजा सोचता है, मतलब जो राजा सोचता है, वो जो राजा को अच्छा लगता है, ठीक है, जो राजा सोचता है राजा को अच्छा लगे, वो राजा के लिए हितकर नहीं है, वरन जो प्रजा को अच्छा लगे वो राजा के लिए हितकर है। तो दोस्तों इस प्रकार का सेंटेंस भी आ जाते हैं, और ये महत्वपूर्ण सेंटेंस है। अब इसमें आप ये सेंटेंस आ जाए और आपको पूछा जाए कि ये सेंटेंस कौन सी ग्रंथ में लिखा गया है, तो उत्तर क्या होगा? अर्थशास्त्र। किसके द्वारा लिखा गया है? तो उत्तर होगा कौटिल्य। चाहे आ जाए चाणक्य, चाहे आ जाए विष्णुगुप्त, अजय। ठीक है, तो उसके अलावा अगर बात करें, एक और सेंटेंस है, वो है कि राजा को अपना कुछ समय, राजा को अपना कुछ समय इतिहास वर्ण में, ये आपको मैं अलग कलर से लिखूंगा, इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। ठीक है, तो कौटिल्य क्या कहता है कि राजा को अपना कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो हमारा सब्जेक्ट है इतिहास, कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना वो महत्वपूर्ण है कि एक इतना बड़ा विद्वान अपनी ग्रंथ के अंदर इतिहास की प्रशंसा के बारे में, इतिहास के बारे में लिखता है कि एक राजा को कामयाब होना है तो उसको इतिहास का श्रवण करते रहना चाहिए, क्योंकि इतिहास का श्रवण होगा तो इतिहास के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी, जो उसके पूर्ववर्ती जो राजा वगैरह हैं उन्होंने किस प्रकार की को गलती की हैं या किस प्रकार के वो कार्य किए हैं, उन सब से उसको बहुत ज़्यादा अपने संचालन करने में मदद मिलेगी। उसके अलावा एक सेंटेंस और है, और वो ये है कि यहाँ पर उस चाणक्य ने, कौटिल्य ने मंत्री परिषद को तवज्जो देते हुए, या कह सकते हैं कि मंत्री परिषद को एक वैधानिक आवश्यकता, मंत्री परिषद की वैधानिक आवश्यकता बताते हुए लिखा है कि राज्य एक पहिए, क्या लिखा है कि राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता। ठीक है, राज्य क्या है कि एक पहिए पर नहीं चल सकता।
जिस प्रकार से कोई भी गाड़ी है वो एक पहिए पर नहीं चल सकती, दोनों बराबर या जितने भी उनके लिए पहिए जरूरी हैं वो पहिए एक साथ चलेंगे तभी वो गाड़ी चलेगी। तो उसी प्रकार से जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में, उसकी वैधानिक आवश्यकता के बारे में यहाँ पर कौटिल्य ने लिखा है कि जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में लिखते हुए कहा है कि राज्य कभी भी एक पहिए पर नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसके अंदर हमने पढ़ा है कौटिल्य का महत्वपूर्ण जो किताब है वो कौन सी है, अर्थशास्त्र। आज का जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है इसी कड़ी में अगली क्लास होगी जो हमारा टॉपिक है मौर्य वंश को जानने के स्रोत, और उसके अंदर जो सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के बारे में जो बातें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, अब इससे बाहर क्वेश्चन जाने का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, तो आगे भी हम इसी कड़ी में जो जानकारी के जो स्रोत हैं उसी कड़ी के अंदर अपने आगे पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैगस्थनीज की इंडिका भी आएगी, और उसके अलावा जो पुरातत्व जो मिले हैं, जो अभिलेख मिले हैं, जो अशोक के अभिलेख हैं उनके बारे में भी अपनी चर्चा करेंगे, और उसके बाद में अपने एक एक करके राजा पढ़ेंगे। इसके अंदर चंद्रगुप्त, बिंदुसार और उसके महान अशोक, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को, इस चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।